Today's class, I'll start with a very important question. ये जो आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी, ये जो डिसीजन है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने का, क्या ये आपका अपना डिसीजन है या आर यू बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल अराउंड यू? अगर आप मुझे बोलते हो कि ये इज़ बिकॉज ऑफ पीपल इन्फ्लुएंसिंग अराउंड यू, मम्मी पापा ने बोला या फिर आपने आपको किसी और ने बोला, तो चलो यू आर ट्रेडिंग द पाथ दैट आई विल ट्रेड विथ यू अभी थोड़ी देर बाद. बट अगर आप मुझे आके ये बोलते हो कि नहीं नहीं ये डिसीजन मेरा अपना डिसीजन है, मैं ये एग्जाम अपने लिए दे रहा हूँ, मुझे ऑफिसर बनना है, आई वांट टू सर्व द कंट्री, या फिर आपने किसी एक टाइम पे किसी ऑफिसर के बारे में पढ़ा जिसकी वजह से आप बहुत इंस्पायर हो गए हो, या फिर आपको सर्विस कंडीशंस बहुत अच्छे लगते हैं, तो इन ऑल ऑफ दिस रीजंस आप मेरे से आर्ग्यू ये करोगे कि आपका जो डिसीजन है वो आपका अपना डिसीजन है, आपका अपना फ्री विल है, स्वतंत्र इच्छा, आपकी अपनी इच्छा है कि मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ. एंड मेरा आर्ग्यूमेंट आपसे ये होगा कि अपनी इच्छा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है. आज आप ये जो डिसीजन ले रहे हो, द फैक्ट दैट यू सिटिंग हियर एंड वाचिंग माई वीडियो, दैट यू ट्राइंग टू ग्रास्प व्हाट एथिक्स इज, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ये आप जो यहाँ पे बैठ के वीडियो देख रहे हो ना, ये पूरी लाइफ आपकी हैज़ लेड अप टू दिस मोमेंट. छोटी छोटी चीज़ों से, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेजेस में हो, चाहे आप अभी किसी तरह किसी लिंक के थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू इस वीडियो पे आ गए, एवरीथिंग हैज़ हैपेंड बिकॉज देयर वाज अ कॉज बिहाइंड इट. एंड इस पॉइंट ऑफ व्यू को बोला जाता है डिटर्मिनिज्म. सो आपका फ्री विल वर्सेस मेरा डिटर्मिनिज्म इज व्हाट टुडेज एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस क्लास इज अबाउट. तो अब यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि यार इंट्यूटिवली अगर देखा जाए तो मुझे पता है मेरे सारे डिसीजन मैं खुद लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कन्विंसिंग की ज़रूरत ही नहीं है. मैंने खुद डिसाइड किया था आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाऊंगी या फिर क्या खाऊंगा. मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं छोले भटूरे लेके आऊँगा. बट द होल आइडिया बिहाइंड दिस इज कि कहीं ना कोई किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो थॉट आपके दिमाग में आया होगा. या तो आपने न्यूज़पेपर में कहीं कुछ ऐसा पढ़ लिया जिसकी वजह से आपको उसकी याद आ गई, या तो आप ऑलरेडी खाने वाले थे और वो पोस्टपोन होके आज हो गया, या तो हो सकता है आप बहुत दिनों से एक जगह की छोले भटूरे ट्राई करना चाहते थे एंड फाइनली यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डू इट. सो एवरी सिंगल एक्ट ऑफ फ्री विल कैन बी क्वेश्चन बाय द डिटर्मिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू. तो फ्री विल क्या बोलता है? फ्री विल का कहना यह है कि फ्री विल says that every single human action is chosen freely, that the actor, the agent has free reign over what action they want to do, कि आपको जब भी जो मन चाहे आप कर सकते हो. बट इसका जो इमीडिएट काउंटर है वो है डिटर्मिनिज्म. एंड अब मैं आपको कन्विंस करूंगा कि लाइफ में आप जितने भी डिसीजन लोगे वो ऑलरेडी प्री डिटर्मिन्ड है. सो डिटर्मिनिज्म कम्स विथ 3 ऑप्शंस. It tries to prove कि determinism is the main way of decision making because of 3 main reasons. सबसे पहला रीजन है सोशोलॉजिकल रीजन. सोशोलॉजिकल रीजनिंग हमको ये बोलता है कि आज आप लाइफ में जितने भी चॉइसेस लोगे वो आपकी कंप्लीट अपब्रिंगिंग के ऊपर डिपेंड करता है. आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, किस कल्चर से बिलोंग करते हो, किस ट्रेडिशन, किस रिलीजन, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपको किस टाइप की लर्निंग्स मिली हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आज आप किस टाइप के डिसीजंस लोगे. तो यहाँ पे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये था साइकोलॉजी में एंड स्पेशली ऑन द साइड ऑफ मोरालिटी. कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे विथ ट्विंस, जहाँ पे ट्विंस को फॉर सम रीज़न वो बचपन में ही बिछड़ गए थे 2 अलग अलग फैमिलीज में. तो ये जो ट्विंस जो डीएनए के हिसाब से कंप्लीटली सिमिलर है, दिखने में, बोलने में, सुनने में, बट उनकी जो अपब्रिंगिंग थी उसमें जो डिफरेंस आया, तो उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज में बहुत सारा डिफरेंस देखा गया. तो यहां पे ये मानना था कि ये जो हम डिबेट नहीं करते नेचर और नर्चर के बारे में, नेचर और नर्चर का डिबेट कंप्लीटली डिटर्मिनिज्म की साइड जाता है. वो ये बोलता है कि इवन दो आपके पास आप जेनेटिकली ये दोनों लोग सेम हैं, वो जो उनका नेचर है, जो एनवायरनमेंट है, दैट मेड श्योर कि उनके उन जीन्स को, कुछ पर्टिकुलर जीन्स को एक्सप्रेशन मिले. सो सोशियोलॉजिकली देखा जाए, एंड ये अगर आप खुद भी सोच के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों की अपब्रिंगिंग के हिसाब से उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है.
अगर कोई काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है तो चांसेस हैं कि उनका भी जो बिलीव सिस्टम है वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है बिकॉज वो दे कम फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली एंड बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि ये कितना ज़्यादा ऑपरेसिव सिस्टम है कि वो उसके कंप्लीटली काउंटर चले जाते हैं. तो इन बोथ द केसेस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ देयर अपब्रिंगिंग. सो दैट इज व्हाट सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म सेज. वो सोशियोलॉजिकल का सोशियोलॉजी का पॉइंट है. जो सेकंड पॉइंट है वो आता है हमारे पास साइकोलॉजी के साइड से. साइकोलॉजी सेज दैट हमारा जो ब्रेन है दैट इज कंप्लीटली ट्यून्ड टुवर्ड्स अवॉइडिंग पेन एंड मैक्सिमाइजिंग प्लेजर. ये बात जेरेमी बेंथम भी कहते हैं, एंड इस चीज़ को हम जब आगे की क्लासेस में व्हेन वी टॉक अबाउट थिंकर्स, व्हेन वी टॉक अबाउट जेरेमी बेंथम, हम वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे. इनफैक्ट साइकोलॉजिकल ईगोइज्म इज अ पार्ट ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस, जिसमें हम इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे. बट मूल उद्देश्य इसका ये है कि हमारा जो ब्रेन है, द ब्रेन वॉन्ट्स टू डू ओनली वन थिंग, इट वॉन्ट्स टू अवॉइड पेन एंड मैक्सिमाइज प्लेजर. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आप अपने डिसीजंस में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार अगर आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो पढ़ने से, आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा अभी, आपको मन कर रहा है थोड़ा खेल लेने का या फिर लोगों के साथ जाने का, मिलने का, तो ये क्यों है? बिकॉज योर ब्रेन फाइंड्स प्लेजर इन डूइंग दोज थिंग्स एंड फाइंड्स पेन इन स्टडिंग. यही है ना, आप कोई भी डिसीजन को अवॉइड क्यों करना चाहते हो? बिकॉज ईदर देर इज अनसर्टनिटी अराउंड दैट डिसीजन और देर इज फियर अराउंड दैट डिसीजन. एंड वो किस चीज़ का फियर है? That this decision might cause me something uncomfortable to happen, might cause something uncomfortable to happen. So that is essentially pain. So psychological determinism says that our brain is already determined कि वो पेन को अवॉइड करेगा और प्लेजर को सीक करेगा. तो हमारे जितने भी डिसीजंस हैं वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. फ्री विल नाम की कोई चीज़ नहीं है. हमारा ब्रेन यही चीज़ करना चाहता है और यही चीज़ करेगा. एंड लास्टली the final argument comes from the physical side of it. The physical side says that मैं आपको I'll paraphrase what Laplace was a very famous French mathematician and astronomer. Laplace ने ये बोला था कि अगर हमको यूनिवर्स का करंट कंडीशन पता है और हमको सारे फिजिकल लॉज पता है तो हम कंप्लीटली एब्सोल्युटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे यूनिवर्स में क्या होने वाला है. बिकॉज हमको पता है फिजिकल लॉज एब्सोल्यूट है. फिजिकल लॉज आर लाइक फैक्ट्स. हमको पता है E = mc², ये चेंज नहीं हो सकता. F = ma, ये चेंज नहीं हो सकता है. तो यहाँ पे हम भी यूनिवर्स का पार्ट है, हम भी इस फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है. हम कोई अलग चीज़ तो नहीं है, हम भी उसी चीज़ से बने हैं. तो इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से द फिजिकल आर्ग्यूमेंट सेज दैट वी आर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम. एंड टुमारो जब हमारे पास कोई एक ऐसा AI बन जाएगा जिसकी डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि वो एब्सोल्युटली प्रेडिक्ट कर पाएगा कि एक पर्सन एग्जैक्टली क्या करने वाला है. आप अगर इलॉन मस्क की टेस्ला का टेक्नोलॉजी देखोगे, जो ऑटो पायलट का टेक्नोलॉजी है, इट ट्राइज टू प्रिडिक्ट व्हाट पीपल आर गोइंग टू डू ऑन द रोड टू अवॉइड ऑब्स्टिकल्स. हम अभी जाके आगे जाके और विल टेक एग्जांपल्स ऑफ दिस होल फ्यूचर डिटर्मिनिज्म साइड ऑफ इट. बट अभी के लिए डिटर्मिनिज्म प्रूव्स अस दीज 3 थिंग्स कि सोशियोलॉजी डिसाइड करता है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिसाइड करता है कि हमारे डिसीजंस किस टाइप के होंगे. साइकोलॉजी डिसाइड करता है हमारे डिसीजंस किस टाइप के होंगे. एंड फिजिकली हम ऑलरेडी बाउंड हैं. आई गिव यू इवन बेटर एग्जांपल फॉर द फिजिकल साइड ऑफ इट. आप मुझे बोल सकते हो कि नहीं, आज जो मेरा डिसीजन था छोले भटूरे खाने का सुबह, वो मेरा था. बट मैं वहाँ पे बोलूँगा कि दैट डिसीजन कैन बी ब्रोकन डाउन टू डिफरेंट पार्ट्स. आपको वो डिसीजन क्यों करना था? बिकॉज यू वॉन्ट दिस छोले भटूरे इज गोइंग टू गिव यू प्लेजर. What is this pleasure? It's a hormonal secretion. Hormonal secretion क्या है? It's a physical thing. है कि नहीं? आपको एक डोपामिन का हिट मिलता है, आपको अच्छा लगता है. आप जब वो अच्छा खाना खाओगे तो आपको अच्छा लगेगा. Which is again a chemical reaction. And a chemical reaction is nothing but a physical state. So even your brain is completely a physical state. तो यही चीज physical determinism कहता है कि physical determinism proves that हमारे पास free will नहीं है. तो अब हम ये चीज़ एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस में क्यों कर रहे हैं? इसको एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस में करने का एक ही मकसद है, क्योंकि जब आप ये चीज़ यू स्टार्ट आर्ग्यूइंग फॉर दिस व्हेन यू बिकम एन ऑफिसर, व्हेन यू बिकम लेट्स से एन IAS और IPS ऑफिसर, आप एक ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो जहाँ पे आप अपने डिसीजंस को नहीं ले पाते हो. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए
आप एक जगह पे सैंड माइनिंग हो रही है एंड वहाँ पे द सैंड माफिया कम्स एंड थ्रेटन्स योर लाइफ एंड सेज दैट इफ यू ट्राई टू स्टॉप दिस यू विल बी किल्ड, तो वहाँ पे आप ये बोलोगे कि यार मेरा जो जितनी भी लाइफ की जितनी भी डिसीजंस हैं दैट हैज लेड अप टू दिस, वेयर आई एम गेटिंग पोस्टेड, वेयर आई एम, which person I'm working under, everything has led up to this. तो ये तो होना ही था, यहाँ पे मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो मैं I'll save my life, I'll overlook this part. तो डिटर्मिनिज्म के साइड से तो आप बोल दोगे कि यार यहाँ पे मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, है कि नहीं, एवरीथिंग इज प्री डिटर्मिन्ड. बट दैट्स वेयर दिस होल एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस कम्स, दैट इवन इफ थिंग्स आर प्री डिटर्मिन्ड, क्या आपकी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? एंड इसका सबसे पहला आर्ग्यूमेंट दिया गया था थियोलॉजियन से, जो हमारे थियोलॉजिस्ट होते हैं. थियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? पीपल हु स्टडी अबाउट गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ्स, उनको थियोलॉजियंस कहा जाता है. अब थियोलॉजियंस वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले डिटर्मिनिज्म की प्रॉपर एनालिसिस की थी. उनका तो मानना यही था कि गॉड नोज एवरीथिंग, गॉड नोज द फ्यूचर, गॉड नोज द पास्ट, गॉड नोज एवरीथिंग अबाउट यू. भगवान को सब पता है आपके बारे में. नियति से कौन भाग सकता है? ये हमने हर जगह सुना है ये वाला लाइन, नियति से कौन भाग सकता है? भगवान को सब कुछ पता है. तो अगर भगवान को सब कुछ पता है और मेरा लाइफ ऑलरेडी, मेरे लाइफ की हर चीज ऑलरेडी लिखी हुई है, ऑलरेडी सब कुछ डिटर्मिन्ड है, तो फिर मेरे खुद से एक्शन करने का क्या काम है? कोई काम ही नहीं है. एंड इस चीज को काउंटर करने के लिए थियोलॉजियंस ने बोला कि ऐसी बात नहीं है. व्हेनेवर यू मेक अ कॉन्शियस डिसीजन, व्हेनेवर यू मेक अ चॉइस, अगर वहां पे आपके पास चॉइस ना भी हो, जो भी आप एक्शन ले रहे हो, अगर उसके पीछे कोई रीजन है, तो उसके लिए आपको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज compatibilism. Now, compatibilism says कि अगर आप there is any action that has a reason behind it, then that action needs to have a moral responsibility. तो यहाँ पे बोलने का माध्य ये था, थियोलॉजियंस ने तो ये बोला था कि जहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वहाँ पे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है वो दो टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है. एक है कॉजल रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेट्स टेक अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर दिस. मान लीजिए आप एक रोड में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, आप एक बाइक में ट्रैवल कर रहे हो. अब बहुत ही हॉट समर डे है, यहाँ पे दोनों तरफ कंप्लीटली सूखी झाड़ियाँ हैं, एंड ट्रैवल करते करते आपके बाइक में से थोड़ा स्पार्क निकला और वो स्पार्क जाके एक जगह लग गया. एंड ये इसकी वजह से नहीं था कि आपने नेग्लेक्ट किया इस चीज़ को या फिर आपने देखा नहीं, आपका कोई इंटेंशन नहीं था, आप अपने रास्ते में जा रहे थे, आप चले गए. अब बाद में वो चिंगारी पूरी तरह आग बन गई एंड इट एंडेड अप इनगल्फिंग अ होल विलेज. तो a lot of people got hurt. तो यहाँ पे जो कॉजेशन था, ये जो आग लगी थी वो आपकी वजह से लगी थी. तो क्या यहाँ पे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बनती है या नहीं, कि आपकी वजह से आग लगी तो इन लोगों की जो जान खतरे में गई या फिर लोग इंजर हुए वो क्या आपकी वजह से हुए? अब दूसरा सेम केस ले लीजिए कि ये जो पर्सन था वो आपके आगे चल रहा था, आप उनके पीछे पीछे चल रहे थे और आपने देखी वो चिंगारी उनके बाइक से निकली और पीछे गई और वहाँ पे थोड़ी सी आग लग गई, बट आपने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया और आप भी चले गए उनके पीछे पीछे. अब यहाँ पे अगेन वही चीज़ हुई, वो आग बहुत बड़ी हो गई और आगे जाके इट एंडेड अप हर्टिंग अ विलेज. ना यहाँ पे आप जो थे, जो पीछे चल रहे थे, यू वांट द कॉज, आपने ये किया नहीं था, बट ये आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो आग बुझा सकते थे, है कि नहीं? तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि जरूरी नहीं है कि कॉजेशन और मोरालिटी एक साथ काम करें. अब इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल हम अपने पब्लिक सर्विसेज में ले लेते हैं. मान लीजिए कहीं पे आप किसी एक रोड से जा रहे हो एंड उस रोड में देयर आर पॉट होल्स, ठीक है, बट वो पॉट होल्स आपने इग्नोर कर दिए और आप आगे चले गए और आगे जाके उन पॉट होल्स की वजह से ही कोई एक्सीडेंट हो जाता है. तो क्या ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी? नाउ वी आर गेटिंग देयर, राइट? अगर हम डिटर्मिनिज्म के हिसाब से जाएं तो हम तो बोल देंगे कि नहीं, आज आपकी लाइफ में जितनी भी चीजें हुई थी दैट हैज कॉज्ड यू टू इग्नोर दैट पॉट होल. हो सकता है आप बहुत जल्दी में थे, आप किसी इमरजेंसी में जा रहे थे,
किसी काम से आपको वो इग्नोर करना पड़ा, या फिर आपने देखा ही नहीं, आपको फील ही नहीं हुआ, वॉट एवर रीजन इट इज, डिटर्मिनिज्म ये बोल देगा कि नहीं, फिर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है बिकॉज यू आर गोइंग ऑन अ प्री डिटर्मिन्ड पाथ. बट कंपैटिबिलिज्म इज हाउ द सोसाइटी फंक्शंस. सोसाइटी अभी आपके ऊपर ब्लेम्स डालेगा, सोसाइटी आपको ही अकाउंटेबल ठहराएगा. तो यहाँ पे ये चीज़ मैटर करती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम वन ऑफ द केस स्टडीज दैट केम इन द एग्जामिनेशन बिफोर. केस स्टडी में ये कहा, एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा था कि मान लीजिए एक जगह पे, I'm modifying the example to make it suit our situation even better. कोविड का टाइम है, ठीक है, एक जगह पे हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एंड आप यू आर हैंडलिंग इट अलॉन्ग साइड अदर प्रोजेक्ट्स. नाउ you've asked your junior to make sure कि सारा रूल्स एंड रेगुलेशन सही जगह पे रहे. अब आप जब आते हो वापस इंस्पेक्शन के लिए, आप देखते हो कि इनका जो फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो सही नहीं है, ठीक है. तो उसके ऊपर करंटली कोई इशू नहीं आएगा, बट आगे जाके इश्यूज आ सकते हैं. तो अब एग्जामिनर यहाँ पे आपसे ऑप्शन ये देता है, ऑप्शन नंबर 1 है कि आप जाके ये चीज़ को दोबारा बनवाओ, पूरी चीज़ को डिमोलिश करवाओ और दोबारा बनवाओ. उससे क्या होगा, प्रोजेक्ट और भी ज़्यादा डिले होगा. एंड कोविड का टाइम है, सो वी नो टाइम इज ऑफ एसेंस, हॉस्पिटल्स आर इंपॉर्टेंट. तो नंबर 1 डिसीजन इज दैट. नंबर 2 इज द एग्जामिनर आस्क्स यू सिंपली टू इग्नोर इट एंड लेट द पर्सन हु कम्स आफ्टर यू टेक केयर ऑफ इट. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ठीक है, आप अपना हाथ झाड़ लो यहाँ से, एंड देन यू गो अहेड, एंड देन फाइनली इट सेज यू कैन गो एंड रिपोर्ट इट टू द सुपीरियर एंड देन टेक द ब्लेम ऑन योरसेल्फ एंड देन लेट व्हाटएवर डिसिप्लिनरी एक्शन हैपन. अब इन तीनों के पीछे देयर कुड बी रीजंस दैट आर कंपेलिंग यू. हो सकता है आप बहुत ही अपस्टैंडिंग सिटीजन हो, बिकॉज आप बहुत ही लाइक यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल अबाउट योर सर्विस एंड एवरीथिंग. बट इन ऑल दीज केसेस कोई राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं मिलेगा आपको. तो यहाँ पे आपको अपनी मॉरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. और इस चीज़ को कैसे लोगे, वो चीज़ कंपैटिबिलिटी से आती है, कंपैटिबिलिज्म से आता है. सो द होल आइडिया हियर इज दिस. तो यहाँ पे अब सिचुएशन ये बन जाता है कि एथिक्स और डिटर्मिनिज्म क्या एक साथ साथ चल सकते हैं? क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द फैक्ट दैट मेरे जितने भी डिसीजन है लाइफ के वो ऑलरेडी डिटर्मिन्ड है, ये साथ साथ कैसे चलेंगे? एंड इसका आंसर दिया था बेंथम ने. बेंथम कहते हैं, वही प्रिंसिपल बेंथम ने ही दिया था कि द होल आइडिया हियर इज अबाउट मिनिमाइजिंग पेन एंड मैक्सिमाइजिंग प्लेजर. तो वहाँ पे अगर हम इस आइडिया को थोड़ा और आगे ले जाएं और हम बोले कि व्हाई डोंट वी मेक लॉज दैट गिव पनिशमेंट फॉर बैड एक्ट्स एंड गिव रिवॉर्ड्स फॉर गुड एक्ट्स. उससे क्या होगा? वी आर इक्वेटिंग गुड एंड बैड, विच इज पार्ट ऑफ एथिक्स, with pain and pleasure, which is part of determinism. So if I give punishment for bad acts and I give punishment for someone committing crimes, what am I doing? I'm putting pain and the person who is deterministically involved. Just हमको पता है determinism हमको ये बताता है कि a person will try to avoid pain, so they will avoid trying doing any criminal acts because they want to avoid pain. And similarly, I'm rewarding them with anything that whenever they do something good for the society, we are rewarding them. This reward could be in terms of salaries, it could be in terms of gifts, it could be in terms of anything. So this puts us in a position जहाँ पे अगर हमारा जो government है, if they make laws, हमारा जो legislator है, if they make laws that punish for bad acts and reward for good acts, then suddenly it doesn't matter if it's free will or determinism. The whole idea is my choices, my brain gets a simple boost कि मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो मुझे प्लेजर मिलेगा, अगर मैं बुरा काम करूंगा तो मुझे पेन मिलेगा. बट फिर यहाँ पे एक स्मॉल कड़ी ये रह जाती है कि लेजिस्लेटर्स जो है, जो ये लॉ बनाएंगे, वो तो अपने मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर्स के लिए लॉ बना सकते हैं, वो तो करप्ट लॉज भी बना सकते हैं. एंड दिस इज वेयर द सर्कल कंप्लीट्स, बिकॉज लेजिस्लेटर को भी तो पेन अवॉइड करना है. और उनका लेजिस्लेटर का सबसे बड़ा पेन क्या होगा? नॉट गेटिंग इलेक्टेड, नॉट गेटिंग री इलेक्टेड इनटू द सीट. उनका प्लेजर क्या होगा? गेटिंग री इलेक्टेड इनटू द सीट. सो डेमोक्रेसी somehow becomes completely compatible with the whole idea of ethical responsibility here. कैसे? Because जो लोग हैं, they will make sure that they choose legislators who make rules which are
कोहेरेंट विद द सोसाइटी, राइट? हम तो यही चाहेंगे कि लेजिस्लेटर ऐसे ही रूल्स बनाए जिससे हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर हो एंड मिनिमाइजेशन ऑफ पेन हो, एंड लेजिस्लेटर को भी वही बनाना पड़ेगा सो दैट ही गेट्स री इलेक्टेड अगेन, सो द होल सर्कल गेट्स कंप्लीटेड. So the idea of doing this whole exercise of free will, determinism and compatibilism in ethics, हम ethics में ये जो काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं so that tomorrow when I have to make a decision, then I'm not falling back on any crutches. मैं इस चीज़ का सहारा नहीं ले रहा कि मेरी मजबूरी थी यहाँ पे. Compatibilism का कहना यही है, चाहे मजबूरी हो या ना हो, if there is a reason behind your action, if there is your will, desire or intention behind an action, then you are morally responsible for it. इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है जब आप कभी कोई केस देखते हो इस हमारे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में, whenever they are treating a criminal and the criminal has a record of mental instability. अगर जो हमारे ये जो क्रिमिनल्स हैं उनका अगर ऑलरेडी कोई केस हिस्ट्री है जहाँ पे उनको मेंटली अनस्टेबल बोला गया है या फिर उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन करवा के पता चला है कि वो लोग मेंटली अनस्टेबल हैं, तब जो सुप्रीम कोर्ट है दे हैव द डिस्क्रेशन टू ट्रीट देम एज समवन हु इज नॉट डन द एक्ट विलिंगली. कि उन्होंने जानबूझ के शायद ये नहीं किया, बट बिकॉज उनके केमिकल चेंजेस कुछ ऐसे हैं या फिर कोई ऐसा सिचुएशन है जिसकी वजह से वो कंपेल हुए थे ये काम करने के लिए, तो उनको जो पनिशमेंट है उसके अकॉर्डिंग दी जाएगी. दिस इज वेयर दिस होल आइडिया ऑफ व्हाट आवर एक्शंस से अबाउट आवरसेल्व्स इज डिटरमिन्ड. सो दिस इज द मेन टेक अवे. आज की क्लास में हमने ये देखा कि फ्री विल जो बात है कि हमारे जो अपने डिसीजंस हैं वो हमारे डिसीजंस हैं या नहीं, वो क्वेश्चन किया था डिटर्मिनिज्म ने, एंड कंपैटिबिलिज्म ने आके ये बोला कि चाहे वो आपका डिसीजन हो या ना हो, एट द एंड ऑफ द डे इफ यू हैव रीजन टू डू एन एक्ट देन यू आर एथिकली एंड मॉरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्ट. सो दिस इज आवर क्लास ऑन फ्री विल, डिटर्मिनिज्म एंड कंपैटिबिलिज्म. I'll see you in the next class when we go forward with ethics and human interface and talk about how human laws, how natural laws, and how religion can make a mix towards ethics. I'll see you in the next class.